ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 90 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ। ਮੰਨੇ ਪੜਮੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। और हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा थी और उसके अंत में हम एक जो निष्कर्ष हम निकाल सके हैं वो ये है, उसको मेरे ख्याल से अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक पहले आपको संदर्भ बता दूं, क्योंकि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, और वो जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी एक जज ने सपोर्ट किया है, एक जज ने उसको अपोज किया है। तो उन्होंने साथ में एक और बात कही है कि भाई एक तो अगले 3-4 महीने में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ये उसका कोर्ट का सजेशन है। और साथ में एक और बात उन्होंने ये रखा है कि भाई 3 मेंबर का बेंच अब उसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड का इशू आप जानते हैं कि ये देश में कम से कम 22 साल से इट इज़ हैंगिंग इन द सेंस कि वो कोर्ट के अंदर ही जो इशू चल रहा था, इतने साल हो गए थे और उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद डिसीज़न आया है। और डिसीज़न के ऊपर आज क्योंकि उसमें कहा गया है कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान दें कि एक पॉलिसी पेपर आना चाहिए GM क्रॉप्स के ऊपर, तो मुझे ये लगा कि भी हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम किसानों को, क्योंकि ये पॉलिसी पेपर जो होगा ये बाकी लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ होगा, जिसमें फार्मर लीडर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, ये सब लोग जो होंगे। तो देन वी थॉट कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि हम कम से कम फार्मर लीडर्स को एक सेंसिटाइज़ करें, एक उसमें अवेयरनेस क्रिएट करें इन सब इश्यूज़ के ऊपर। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ये इसलिए बुलाई गई थी कि हम किसान नेताओं को ये सब चीज़ें जो इश्यूज़ हैं वो समझा सकें, उनसे डिस्कशन हो सके वाइडली जितना हो सकता है, और उसके ऊपर हम कुछ एक दो स्टेप्स ले सकें कि हम आगे क्या करेंगे या किस तरीके से हम इस इशू को देखते हैं या समझते हैं। मुझे पहले बात तो ये कहने में बड़ी खुशी है कि जैसे पहले मैंने भी हिंट किया कि हमारे पास 18 राज्यों से प्रतिनिधि आए थे। आज 90 संगठन आज सम्मिलित थे और 90 इज़ अ बिग नंबर एज़ यू नो। मेरा मानना है कि शायद हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 90 फार्मर यूनियन एक मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर, एक अराउंड द टेबल, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कभी बैठे हों, और वो भी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं आप सब समझते हैं, उन सबको दूर रख के आज वो उसमें मीटिंग में पूरा दिन उन्होंने उसकी इंगेजमेंट रही है सबकी। एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनकरेजमेंट कि किसान नेता जो हैं, चाहे वो जितना भी हमने देखा है जो पीछे हुआ है, आप सबसे ज़्यादा कौन जानता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दे हैव कम ऑन वन प्लेटफॉर्म टू टेक अप दिस इशू ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, विच इज़ एज यू नो इज़ ए कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू किस लिए है वो आप सब से भी मतलब छुपा नहीं है। इट इज़ इशू बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू आउटपुट और आउटकम, एंड देन ऑफ कोर्स हेल्थ, एंड देन लाइवलीहुड्स। तो ये सब उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। हमें जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक दो बातें जो बड़ी अच्छी लगी और जो हम उसका आउटकम निकाल पाए हैं इस सारी उस चर्चा से, वो ये है कि हम लोगों ने ये तय किया कि भाई एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पर हम लोगों का क्या एक मतलब कलेक्टिवली एक स्टैंड रहेगा, वो हमने एग्री किया और उसको हमने सर्कुलेट भी किया है। सो वी विल बी राइटिंग ए लेटर टू द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी, उनको एक लेटर जाएगी। इट इज़ साइंड बाय ऑल पीपल प्रेजेंट हेयर टुडे जो हमारी कॉन्फ्रेंस में थे। एक तो ये होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने लेवल पर भी, अपने स्टेट के लेवल पर भी इस कॉन्कलेव ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ GM ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ नहीं ਨੇ। जो GM के खिलाफ चल रहा है ये बहुत दिन से हम इस मुहिम में पूरा देश भर के संगठन लगे हुए हैं। बीटी कॉटन
आया सबसे पहले और उसके रिजल्ट हमारे सामने आए, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये गांव के किसानों की रिपोर्ट है जिन्होंने बीटी लगाया, ये उन चरावाहों की रिपोर्ट है जो भेड़ चराने का काम करते थे। और उन्होंने खुद कहा कि बीटी जिस खेत में था उसमें हमारे पशु जानवर नहीं जाते थे और नॉन बीटी वाले में ज़्यादा जाते थे। तो इसका मतलब वो नुकसानदायक था, वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो था। और ये आज भी है कि जहाँ जहाँ हम अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएंगे, पशु के लिए बिनौले की खल जाती है, उससे बांझपन की समस्या पशु में है। ये एक बड़ी रिसर्च है और ये गांव वालों की रिसर्च है। तो ये है कि सब किसान संगठन इनके विरोध में हैं। अब जैसे जेएम मस्टर्ड पे ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसमें जेएम मस्टर्ड भी आएगी, 26 वेजिटेबल्स की फसलें भी इसमें आएगी। अगर ये आएगा तो इसमें बहुत सी चीज़ें फिर आएगी। लेवलिंग हमारे देश में है नहीं, आम लोगों को जेएम और नॉन जेएम के बारे में कोई फ़र्क जानकारी नहीं है। तो इसमें यह नहीं कि खाली किसान इसमें इससे प्रभावित होगा, इसमें जो आम जनमानस है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो हम सभी लोगों को इससे सचेत करेंगे कि इस तरह की फसलें आ रही जो एक किस्म से जिसके सीड के अंदर ही जहर है, पेस्टिसाइड हैं, क्या आप उसको खाओगे या नहीं खाओगे। तो ये अभियान हम सबको चलाना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद। अगर ये पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो गया फिर हमारे पास तो बीज बचेगा नहीं, जैसे कपास का है, आज हमारे पास तो बीज है नहीं। अगर आज कंपनियां हमें देना बंद कर दें तो फिर हमारा क्या होगा। अगर पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो जाए और वो कंपनियां हमें देना बंद कर दें, या जैसे पीछे धान का कहे उसको कम पैदा किया, कम पैदा करके जो 1600 रुपये की थैली थी वो 4000 में बेची, वो ब्लैकमेलिंग। तो यानी ये जो है ये हमें किसी हालत मंजूर नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। और इससे जो हमारा जलवायु है, जो हमारी सेहत है, उस सब का नुकसान होने वाला है। इसलिए हम इसका जो विरोध करते हैं। और आज जो फैसला हुआ है वो जितने संगठन भी यहाँ आए हुए थे वो सब एक मत थे कि हाँ ये हमें मंजूर नहीं है, भारत में बीटी आना ही नहीं चाहिए।